हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका 4 पार्ट लेकर आया हूँ। तो इसमें जो चैप्टर आपका है 9, इससे पहले मैं आपका जो भी चैप्टर आ रहा था वो सारे के सारे अपलोड कर चुका हूँ। वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज किया हूँ, वो तो आप ज़रूर एक बार देख लेना। चलो मैं चलता हूँ। आपको जो आपका अध्याय 9 है, मनोविज्ञान तथा खेलकूद, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और यदि आप ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे हिसाब से इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो जो भी मैं गेस किया हूँ, वो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना गेस जो है सो मेरा लड़ा है। इससे पहले मैं 11th क्लास में आपका फिजिकल एजुकेशन का गेस किया था, उसमें लगभग समझ जाइए आपके 99% जो है सो मेरा गेस लड़ा था। इसलिए एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आप ज़रूर एक बार ये क्वेश्चन देख के जाना। वैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूबर जो बहुत सारे गेस करते हैं, एक बार ये भी गेस देखकर ज़रूर जाना। और मैं सारे जितने भी क्वेश्चन है इसको आंसर को भी डिफाइन करता जा रहा हूँ। आपको बस 1 से 2 बार 3 बार मत सुनना है, आप 100% एग्जामिनेशन में लिख कर रहोगे। चलो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका है अध्याय 9 मनोविज्ञान तथा खेलकूद का, व्यक्तित्व और प्रेरणा को परिभाषित करें। तो सबसे पहले तो आपको व्यक्तित्व के बारे में पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व आखिर कहते किसे हैं। तो व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है, किसी भी व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं तथा विशेषताओं इत्यादि का सम्मिलित रूप व्यक्तित्व कहलाता है। आप जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आप कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो व्यक्तित्व में एक ही लक्षण नहीं आते, व्यक्तित्व में बहुत सारे जो है सो आपको उसमें गुण भी सम्मिलित होता है, लक्षण भी सम्मिलित होता है, क्षमता भी सम्मिलित होता है, बहुत सारे विशेषताएं होती है, तब हम उसको कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बस गुण से नहीं बनता, लक्षण से भी बनता है, क्षमता से भी बनता है, विशेषता से भी बनता है। इस प्रकार व्यक्तित्व का डिफिनीशन यदि देने के लिए कहे तो डायरेक्ट आप कहना कि व्यक्तित्व का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं तथा विशेषताओं इत्यादि का सम्मिलित रूप व्यक्तित्व कहलाता है। इसके बाद आपका इसमें है प्रेरणा। प्रेरणा का आपको डिफिनीशन देने हैं। तो प्रेरणा जो है सो क्या होता है कि प्रेरणा एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य को कोई कार्य आरंभ करने, उसे चलाए रखने तथा उसमें सफलता प्राप्त के लिए प्रेरित करता है। मतलब प्रेरणा का मतलब है कि कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति यदि हमें उस कार्य को करने में मदद यदि कर रहा है कि आप इस हिसाब से कार्य करोगे तो आप सही होगा, तो इसे ही कहा जाता है प्रेरणा। यानी प्रेरणा का मतलब ही है कि एक प्रकार की ये ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को कोई भी कार्य आरंभ करने, उसे चलाए रखने तथा उसमें सफलता प्राप्त के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति प्रेरक नामक शब्द से हुई है। प्रेरक शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे विचार, भावना व दशा का संयोजन है जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। आप प्रेरण कहिए या अभिप्रेरण कहिए, दोनों एक ही है। यानी प्रेरणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रेरक नामक शब्द से हुआ है। और प्रेरक शब्द का तात्पर्य क्या है? किसी ऐसे विचार, भावना व दशा का संयोजन है जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार आप व्यक्तित्व और प्रेरण
को परिभाषित करेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको इसमें बताने नहीं है, बस इसका आप डिफिनीशन दे दीजिए। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेरणा के किन्हीं 4 तकनीकों का वर्णन करें। तो अभी प्रेरण का आपको डिफिनीशन दिया हूँ कि प्रेरण जो है सो कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं और उस कार्य से पहले यदि कोई व्यक्ति हमें उस कार्य के बारे में यदि हमें प्रेरित कर रहा है कि यदि इस हिसाब से करोगे तो उसमें सफलता तुझे 100% प्राप्त होगी, इसी को कहा जाता है प्रेरणा। तो प्रेरणा की तकनीक कौन सी है? टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन क्या सब है? सबसे पहला है कि लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। दूसरा है प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होना चाहिए। उसके बाद है दर्शक भी होना चाहिए। उसके बाद है स्वस्थ खेल वातावरण होना चाहिए। उसके बाद परिणामों व प्रगति का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद प्रशंसा या निंदा दोनों होनी चाहिए। उसके बाद पुरस्कार का वितरण भी होनी चाहिए। प्रेरणादायक संगीत होनी चाहिए। उसके बाद आपका कह सकते हैं इसमें कि विषम लिंगियों की उपस्थिति भी होनी चाहिए, यानी बहुत सारे लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। ये सब सारे के सारे आपका प्रेरणा की जो है सो तकनीक है। जैसे हम पहला आपका बोले थे लक्ष्य निर्धारण, आपको तो इसमें बस 4 तकनीक का वर्णन करने हैं। मैं तो आपको 8-10 बता दिया, लेकिन 4 तकनीक मेन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे लक्ष्य निर्धारण, इसमें लिखेंगे आप कि प्रेरणा के लिए सबसे पहले व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के मनुष्य का जीवन लक्ष्यहीन हो जाता है। यह लक्ष्य थोड़े कठिन परंतु इन्हें प्राप्त करना संभव होना चाहिए। सबसे ज़रूरी यह है कि लक्ष्य व्यक्ति की क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास के दौरान बीच बीच में अपनी प्रगति को जांचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करते रहना चाहिए। यदि आप ऐसे करेंगे तो 100% आपकी सफलता निश्चित है। तो पहला हो गया प्रेरणा के तकनीक में लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। दूसरा, प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होना चाहिए। यदि प्रतियोगिता का आयोजन भव्य और शानदार ढंग से किया जाए तो खिलाड़ी को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम लिंगियों की उपस्थिति होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने विपरीत लिंग के समक्ष अधिक स्मार्ट व सक्रिय रहने का प्रयास करता है। यह मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। इसलिए प्रतियोगिता के दौरान विपरीत सेक्स की मौजूदगी भी खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए अभिप्रेरित या प्रेरणा प्रदान करती है। उसके बाद है दर्शक। प्रतियोगिता के दौरान दर्शकों की अधिक संख्या भी खिलाड़ी को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। तो दर्शक का भी उपस्थिति होना चाहिए। इस प्रकार जो है सो 4 आपको तकनीक के बारे में बोल रहा था, 4 मैं तकनीक आपको डिफाइन कर दिया। पहला लक्ष्य निर्धारण, दूसरा प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होना चाहिए, उसके बाद विषम लिंगियों की उपस्थिति होना चाहिए, उसके बाद दर्शक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत जिसे बिग 5 थ्योरी भी कहते हैं का वर्णन करें। तो व्यक्तित्व का डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता दिया कि व्यक्तित्व क्या होता है। अब आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको 5 सिद्धांत जिसे बिग 5 थ्योरी भी कहते हैं, आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिग 5 थ्योरी का वर्णन करें, या अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत का वर्णन करें। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो बिग 5 थ्योरी पहले आप देखिए क्या है। व्यक्तित्व के सिद्धांत या पंचकारक मॉडल की व्याख्या पॉल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने की थी। तो सबसे पहले आपको ये
जो है सो पता होनी चाहिए कि आखिर ये व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, जिसे आप जो है बिग फाइव थ्योरी भी कहते हैं, इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने किया? तो पॉल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने किया था। इनका अध्ययन व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 5 मुख्य कारकों पर आधारित है। ये जो 5 कारक है, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह पंचकारक मॉडल बाद में बिग फाइव थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही जो पंचकारक ये लोग दिए, 5 पंचकारक नियम दिए कि कोई भी व्यक्ति यदि ये 5 सिद्धांत का पालन करता है तो उसका विकास 100% होगा। तो इसी को कहा गया बिग फाइव थ्योरी। ये कारक कौन कौन है? बिग फाइव यानी 5 थ्योरी कौन कौन है? पहला है अनुभवों के लिए खुलापन। तो अनुभवों के लिए खुलापन में आप लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेने में नए विचारों के लिए खुलापन एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी जब तक नया नया विचार नहीं आएगा तब तक व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। इसलिए खुलापन होनी चाहिए और नए नए विचारों का खुलापन होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति लचीली प्रवृत्ति के, कल्पनाशील, जिज्ञासु और अनुभव प्रवृत्ति के होते हैं। ये व्यक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और नए विचार स्वीकार करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत में आप सबसे पहले लिखेंगे अनुभवों के लिए खुलापन होनी चाहिए। और इसमें आप बस एक लाइन याद रखना कि अनुभवों के खुलापन में आपको देने हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेने के लिए विचारों में क्या होनी चाहिए? खुलापन होनी चाहिए और नए नए विचार आना चाहिए। यदि नए नए विचार आएगा, विचारों में खुलापन जब होगा तभी आएगा। तो पहला आपका जो है इसका जो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत का पहला पॉइंट है आपको अनुभवों के लिए खुलापन। दूसरा है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता में आप क्या लिखेंगे कि बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक तथा मुखर होते हैं। इन्हें दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है तथा ये दूसरे लोगों में आसानी से घुल मिल जाते हैं। इसका नाम ही है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता का मतलब है बहिर्मुखी व्यक्ति, यानी कोई भी कार्य हो समाज में, चाहे वो कार्य जो है सो शादी ब्याह का हो, चाहे वो कार्य जो है सो आपका किसी का डेथ हो जाए उसमें यदि हो, चाहे वो कार्य जो है सो आपका खुशी का कुछ भी हो, जैसे मुंडन होता है, जनेऊ होता है, जैसे आपके बर्थडे होता है, यानी सामाजिक स्तर पे कोई भी कार्य जो मंदिर का निर्माण हो, तो ये सारे के सारे कार्य में ये बहिर्मुखी व्यक्ति उसका हिस्सा बनना चाहता है और वो दिखावा भी करना चाहता है कि हमें समाज में लोग देखें। तो इससे भी व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है। तो ये हो गया बहिर्मुखता। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है बहिर्मुखता के बाद सहमतिशीलता। सहमतिशीलता क्या होता है? यह कारक उन लोगों में होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते तथा दूसरे के साथ आसानी से सहमत हो जाते हैं। इन्हें दूसरे की मदद करना अच्छा लगता है। ये सबके साथ सहयोग का भाव रखते हैं। इनका व्यवहार सबके साथ दोस्ताना होता है। नाम ही है सहमतिशीलता, यानी सभी लोगों से ये सहमत हो जाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो इसका अंतर नहीं समझते। वो उनको कहा जाए कि दिन में यदि कहा जाए कि भाई आज रात है ना, तो कहेगा हाँ रात है। यदि आज रात में कहे कि दिन है ना, तो कहेंगे दिन है। यानी हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। इसका मतलब है ये दूसरे की मदद करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और सबके साथ सहयोग की भाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, दोस्ताना भाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यह है सहमतिशीलता। उसके बाद है मनोविक्षुब्धता। मनोविक्षुब्धता क्या होता है कि मनोविक्षुब्ध व्यक्ति भावात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं। ये दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं तथा स्वयं
उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहते हैं। उन्हें हमेशा कोई न कोई चिंता लगी रहती है। ये हमेशा भयभीत और परेशान भावनाओं को दर्शाते हैं। ये दूसरे लोगों के साथ आसानी से तालमेल नहीं बिठा पाते और इससे क्या होगा, व्यक्तित्व के विकास में कमी आ जाएगी। इसीलिए मनोविक्षुब्धता जो है सो व्यक्ति को ख़त्म करनी चाहिए। और ये जो भावना होती है कि किसी को दूसरे को हम चिढ़ाकर उसका जो है सो नुकसान पहुंचाएं, वो खुद को वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खुद हाइपरटेंशन हो जाता है और इस प्रकार जो है सो वो दूसरे के साथ आसानी से तालमेल भी नहीं बैठा पाते। तो इसको व्यक्तित्व के विकास के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा, मनोविक्षुब्धता को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो पांचवा लास्ट है, अंतर्विवेकशीलता। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और ये अधिक परिश्रमी, स्व अनुशासित, जिम्मेदार एवं भरोसेमंद होते हैं। ये हमेशा कुछ रचनात्मक करने में व्यस्त रहते हैं। मतलब अंतर्विवेकशीलता में आप लिखेंगे कि ये व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। जिसमें ये गुण रहेगा, सर्वोत्तम होगा, उसका व्यक्तित्व का विकास बहुत तीव्र गति से होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, स्व अनुशासित भी रहते हैं, जिम्मेदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। इस प्रकार जो है सो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत, जिसे बिग 5 थ्योरी कहते हैं। तो पहला जो है सो इसमें क्या हो गया, अनुभवों के लिए खुलापन। दूसरा हो गया बहिर्मुखता। तीसरा हो गया सहमतिशीलता। चौथा हो गया मनोविक्षुब्धता और पांचवा हो गया अंतर्विवेकशीलता। इस प्रकार जो है सो आप ये क्वेश्चन तो किसी भी हालत में देख के जाना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का मैं लेके आया हूँ, खेलों के आक्रामकता के विषय में विस्तार से लिखिए। तो खेलों के आक्रामकता का जो है सो मतलब जो है सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि खेलों के आक्रामकता का मतलब पहले क्या होता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में आक्रामकता को एक ऐसी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके चलते व्यक्ति स्वयं या दूसरे को किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। स्वयं भी हानि पहुंचा सकता है और दूसरे को भी हानि पहुंचा सकता है। हमारे समाज में आक्रामकता को एक नकारात्मक मनोवैज्ञानिक विशेषता के रूप में देखा जाता है। तो कई खेल मनोवैज्ञानिक अभ्यास तथा प्रतियोगिता के दौरान आक्रामकता को कुछ हद तक जरूरी भी मानते हैं। उनका मानना है कि खेलों में आक्रामकता खेल प्रदर्शन को बढ़ा सकती है। आपके शरीर में आक्रामकता होगी कि हम किसी भी हालत में इससे श्रेष्ठ प्रदर्शन करें, तो वो आपको 100% श्रेष्ठ प्रदर्शन करवाएगा। तो कहीं कहीं आक्रामकता जो है सो पॉजिटिव भी होता है और कहीं कहीं आक्रामकता नेगेटिव भी होता है। परंतु अक्सर देखा गया है कि कोई खिलाड़ी आक्रामक व्यवहार तब दर्शाता है जब वह खेल के दौरान अपना लक्ष्य न प्राप्त कर पाने के कारण हताश या निराश महसूस करता है। इस प्रकार जो है सो खेलों की आक्रामकता आपको खेल में बड़े से बड़े आपको पद भी दिला सकता है और अच्छे प्रदर्शन करवा सकता है। इस प्रकार जो है सो खेलों की आक्रामकता देखा गया है। इस प्रकार जो है सो खेलों की आक्रामकता, इस प्रकार आक्रामकता के बारे में जो है सो आप बोल सकते हैं कि खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को चोट पहुंचने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार खेल आक्रामकता कहलाता है। ये नेगेटिव हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं कि एक खिलाड़ी का खेल के नियमों के भीतर रहकर बिना अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाए अधिक तीव्रता व आक्रामकता से खेलना भी जो है सो क्या कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है, लेकिन ये सकारात्मक आक्रामकता होगा। इस प्रकार जो है सो आप कह सकते हैं कि आक्रामकता खेल के प्रदर्शन को बेहतर भी कर सकता है और आक्रामकता खेल के प्रदर्शन को नेगेटिव में भी ले जा सकता है। उसके बाद आपको कहने हैं कि खेलों में आक्रामकता के कितने प्रकार होते हैं। पहला है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, दूसरा है सहायक आक्रामकता, तीसरा है सशक्त या मुखर व्यवहार। तो
इसमें आपको शत्रुतापूर्ण आक्रामकता में आप क्या लिखेंगे, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता में लिखेंगे कि खेल के दौरान शत्रुतापूर्ण खेल आक्रामकता तब मानी जाती है जब किसी खिलाड़ी को मुख्य उद्देश्य अपने विरोधी टीम के खिलाड़ियों को नुकसान अथवा चोट पहुंचाना होता है। इसे शत्रुतापूर्ण आक्रामकता कहते हैं। सहायक आक्रामकता क्या हुआ? सहायक आक्रामकता का मुख्य उद्देश्य आक्रामकता का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसे सहायक आक्रामक, इसमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सशक्त या मुखर व्यवहार क्या होता है? सशक्त या मुखर व्यवहार के दौरान खिलाड़ी दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा विरोधी पक्ष के खिलाड़ी को एकाग्रता भंग करने के लिए मौखिक बल का प्रयोग करता है। जैसे आप क्रिकेट में ज़्यादातर ये देख सकते हैं, जब बॉलर गेंद फेंकता है तो उसके बाद वो अपन मुखर से बैट्समैन के तरफ देखकर उसे आक्रामकता के रूप में लाने की प्रयास करता है। तो ये तो आपका हो गया खेलों में आक्रामकता का प्रकार, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, सहायक आक्रामकता और सशक्त या मुखर व्यवहार। आक्रामकता के कारण जो है सो आपको किसी भी हालत में याद करके जाने हैं कि आक्रामकता का आखिर कारण क्या होता है। तो सबसे पहला देखिए, जन्मजात प्रवृत्ति भी होती है। यानी ये होता है कि यदि जन्म से ही जो है सो किसी व्यक्ति में जो है सो आपको क्या होता है, ये आक्रामकता आ जाता है। ये वंशानुगत गुण भी माना जाता है अनुक्रामकता, ये आक्रामकता में। यानी यदि आपका दादा परदादा चाचा कोई भी यदि मुडियल हैं, आक्रामकता उनमें बहुत जल्दी आ जाता है, तो हो सकता है जन्म से ही वो लक्षण आप में दिखने लगे। नेक्स्ट है कारण इसका शरीर क्रियात्मक तंत्र। शरीर क्रियात्मक तंत्र के कारण भी आक्रामकता की स्थिति बन सकती है। कभी कभी बाहरी तत्व मस्तिष्क के उस भाग को अधिक सक्रिय कर देता है जो संवेगों का अनुभव करता है। जैसे आपको गर्मी बहुत आ जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, तो ये सब जो है इसको क्या होता है, आक्रामकता के कारण बन जाएगा। आपका दिमाग जो है इसको विचलित होने लगेगा। बच्चों का पालन पोषण किस हिसाब से किया जा रहा है, ये भी आक्रामकता का कारण है। तो नेक्स्ट हो गया बच्चों का पालन पोषण। कुंठा, किसी कुंठा के कारण भी व्यक्ति आक्रामक हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है अथवा उसे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया जाए तो उसे मन में कुंठा उत्पन्न हो जाता है और अपनी कुंठा का समन वह आक्रामक व्यवहार तथा हिंसा द्वारा करता है। यानी लक्ष्य की प्राप्ति में यदि आप बाधा उत्पन्न करेंगे तो इसके कारण भी जो है सो क्या होता है, आक्रामकता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सो आपका हम खेलों के आक्रामकता के प्रकार बताए, सत्तापूर्ण आक्रामकता, सहायक आक्रामकता, सशक्त या मुखर व्यवहार। उसके बाद आक्रामकता के कारण भी बताए, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, शरीर क्रियात्मक तंत्र के कारण भी होता है, बच्चों का पालन पोषण के कारण भी होता है, कुंठा के कारण भी होता है। तो इस प्रकार जो है सो आपका इस चैप्टर में मैं 9 चैप्टर में 4 क्वेश्चन लेकर आया था। ये सारे क्वेश्चन जो है सो पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले ज़रूर देख कर जाना, और हमारे हिसाब से इस चैप्टर में यदि आप इतना कर लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।